नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है मौके रोज दस्तक नहीं देते। मुंबई के रेलवे स्टेशन के पास एक सोसाइटी की सिल्वर टावर में 5वीं मंजिल पर 3 कमरों के फ्लैट नंबर 205 में शर्मा परिवार रहता था। शर्मा परिवार में परिवार के मुखिया श्री राघव शर्मा, उनकी पत्नी मीना, बेटा अविनाश और सबसे छोटी बेटी अवनी थे। राघव एक प्राइवेट कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। अविनाश ने मुंबई के एक सरकारी कॉलेज से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और आजकल रिलायंस कंपनी में बतौर मैनेजर काम कर रहा था। बेटी अवनी मेडिकल कॉलेज के आखिरी साल में थी। मीना जी अपने आप को परिवार की देखभाल और घर के कामों में व्यस्त रखती थी। कुल मिलाकर परिवार के हर सदस्य की जिंदगी सुचारू रूप से चल रही थी। सभी अपने आप में व्यस्त और खुश थे। और सोसाइटी के सिल्वर टावर में ही चौथे मंजिले पर 3 कमरों के फ्लैट नंबर 180 में चौधरी परिवार रहता था। चौधरी परिवार में श्री रमेश चौधरी, उनकी पत्नी रिया और बेटी अंकिता थे। रमेश चौधरी साहब एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। उनकी पत्नी रिया एक फ्रीलांस इवेंट मैनेजर थी। बिटिया अंकिता ने मुंबई यूनिवर्सिटी से कला की डिग्री लेने के बाद अमेरिका की एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से एडवर्टाइजिंग और मॉडलिंग का कोर्स किया। वो आजकल मुंबई में ही मॉडलिंग का काम भी कर रही थी। बहुत थोड़े से वक्त में ही अंकिता की गिनती देश की नामी मॉडलों में से होने लगी थी। शर्मा और चौधरी दंपति सिल्वर टावर में रहने के लिए करीब 35 साल पहले ही आए थे। उस वक्त दोनों के ही बच्चे नहीं थे। अविनाश, अवनी और अंकिता का जन्म यहीं हुआ। तीनों बच्चे साथ साथ बड़े हुए। राघव और रमेश शुरू के दिनों से ही अच्छे दोस्त थे। दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना, मिलना जुलना लगा रहता था। यहाँ अगर मैं दोनों परिवारों की तुलना करूँ तो शर्मा परिवार के मुकाबले चौधरी परिवार आर्थिक रूप से ज्यादा संपन्न था और चौधरी परिवार मन से पूरा भारतीय था और अपने संस्कारों के प्रति गंभीर था। लेकिन रहन सहन, आचार विचार, पहनावा इत्यादि में पूर्ण रूपेण पाश्चात्य सभ्यता में रंगा होने के कारण कुछ लोगों की नजरों में खटकता था। खास करके मीना शर्मा जी रिया और अंकिता से कटी कटी रहती थीं। पारिवारिक या सामूहिक कार्यक्रमों में मिलने जुलने से उन्हें कोई परहेज नहीं था, लेकिन वो दोनों को ही ज्यादा पसंद नहीं करती थी। यूं ही रिया और अंकिता दोनों का काम भी कुछ ऐसा था कि दोनों हमेशा टसन में रहते थे। किस्मत से माँ और बेटी दोनों को ही मृदुभाषी, खूबसूरत और आकर्षक व्यक्तित्व की धनी थी। सुबह या शाम जब भी माँ बेटी पार्क में साथ घूमने निकलती तो देखने वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती। अंकिता रमेश चौधरी और रिया जी की इकलौती संतान थी। माँ बाप के साथ साथ अंकिता भी यही चाहती थी कि उसकी शादी आसपास ही कहीं मुंबई में ही हो जाए। इससे शादी के बाद भी वो अपने माँ बाप के करीब रह पाएगी और आगे उनकी देखभाल भी कर सकेगी। इसी विचार को ध्यान में रखते हुए एक दिन बातों बातों में रमेश चौधरी साहब और रिया जी ने अंकिता का अविनाश के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। राघव शर्मा जी को प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। अवनी तो पूरी की पूरी खिल गई क्योंकि अंकिता उसकी सबसे प्रिय सहेली जो थी। लेकिन मीना जी ने इस प्रस्ताव में ज्यादा रुचि नहीं दिखाई। उन्होंने सबके साथ विचार विमर्श कर आपको जवाब देंगे कहकर बात टाल दी। मीना जी ने इस बात का कभी जवाब नहीं दिया और रिया जी ने दोबारा नहीं पूछा। शायद चौधरी साहब और रिया जी मीना जी का मन समझ गए थे। अविनाश ज्यादातर अपना लंच घर से ही लेकर जाता था, लेकिन कभी कभी ये मुमकिन नहीं हो पाता था। उसके ऑफिस के नीचे ही कई होटल थे और लंच के वक्त तो सड़क पर भी बहुत से ठेले और मोबाइल वैन लग जाते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। घर पर खाना तैयार नहीं हुआ था, इसलिए लंच के वक्त कुछ मित्रों के साथ अविनाश भी सड़क पर खड़ी मोबाइल वैन के पास आ गया। सभी अपना अपना लंच खरीद कर वहीं खड़े होकर खाने लगे। उनके पास खड़े कुछ लोग एक नए विज्ञापन की बात कर रहे थे। अविनाश के मन में भी उत्सुकता जगी और उसने अपने साथ वाले मित्रों से उस विज्ञापन के बारे में जानना चाहा।
तभी एक साथी ने बताया कि टीवी पर अभी कुछ दिनों पहले ही एक नई लेडीज अंडरगारमेंट्स का विज्ञापन चालू हुआ है। ये लोग उसी की बात कर रहे हैं। अविनाश को थोड़ी हैरानी हुई, इसलिए वो फिर पूछ बैठा, तो इसमें नया क्या है? तो उसके मित्रों ने बोला, अरे यार, ये लोग लेडीज अंडरगारमेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं, ये लोग तो उस विज्ञापन वाली लड़की की बात कर रहे हैं। एक तो वो लड़की बहुत सुंदर है और उसके ऊपर अंडरगारमेंट्स का विज्ञापन, जो कोई भी उस विज्ञापन को देखता है बस देखता ही रह जाता है। इतने में ही अविनाश का एक और साथी रोहित भी आ गया और आते ही उसने भी नए विज्ञापन की बात छेड़ दी। रोहित ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से टीवी पर लेडीज अंडरगारमेंट्स का एक विज्ञापन आ रहा है, लेकिन कौन कमबख्त लेडीज गारमेंट्स देखता है जब विज्ञापन करने वाली लड़की इतनी खूबसूरत हो। और हाँ, याद आया, शायद ये वही मॉडल है जो तुम्हारी बिल्डिंग में रहती है, तुमने तो उसे देखा ही होगा। ये सब सुनकर अविनाश मूक दर्शक बन गया था। टीवी तो वो भी देखता था, लेकिन इस नए विज्ञापन पर उसका ध्यान कैसे नहीं गया। खैर, वहाँ मौजूद कुछ लोग तो उस मॉडल को सुपर सेक्सी कहकर आहें भर रहे थे। और ऑफिस से छुट्टी के बाद घर लौटते वक्त अविनाश ने उस विज्ञापन के कुछ बिलबोर्ड भी देखे। उस विज्ञापन में अंकिता कुछ ज्यादा ही खूबसूरत नजर आ रही थी। घर पहुंचने में उसे 1 घंटा लग गया और फिर अविनाश कपड़े बदल कर सीधा ड्राइंग रूम में गया और टीवी चालू कर दिया। कुछ चैनल बदलने के बाद आखिरकार वो विज्ञापन नजर आ ही गया। उसके दोस्त सही कह रहे थे। इसी बीच अविनाश की माँ भी वहाँ आ गई। टीवी पर उस विज्ञापन को देखकर बरबस ही उनके मुंह से निकल गया, इस लड़की को जरा भी शर्म नहीं आती, ये लड़की ऐसे गंदे गंदे कपड़े क्यों पहनती है। लेकिन अविनाश ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आमतौर पर राघव शर्मा जी और रमेश को घर आते आते करीब 10 बज जाते थे, इसलिए काम वाले दिन अवनी डिनर टेबल पर अविनाश और पापा का इंतजार नहीं करती थी। वो अपना डिनर जल्दी खत्म कर कॉलेज के काम में लग जाती थी और टेबल पर बैठते ही माँ ने अंकिता के विज्ञापन की बात छेड़ दी। अवनी, क्या तुमने भी अंकिता का लेडीज गारमेंट वाला विज्ञापन देखा है? तो अवनी बोली, नहीं माँ, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन अंकिता ने मुझे उसके बारे में बताया था। उसके अनुसार अंडरगारमेंट्स वाली कंपनी ने इस विज्ञापन पर बहुत पैसा खर्च किया है। वो अपने अंडरगारमेंट्स बहुत बड़े स्केल पर लॉन्च कराना चाहते हैं। और हाँ माँ, एडवर्टाइजिंग और मॉडलिंग की दुनिया में ये सब चलता रहता है, इसमें नया क्या है? तो मीना कहती है, लेकिन इतना गंदा विज्ञापन करने की जरूरत क्या है? तो अवनी ने जवाब दिया, माँ, ये उसका काम है और इसमें गंदा क्या है? अब साड़ी पहनकर कोई अंडरगारमेंट्स का विज्ञापन करेगा क्या? तो मीना कहती है, पहनावे से ही माँ और बेटी दोनों का चाल चलन झलकता है। बन ठन के आधुनिक कपड़ों में यहाँ वहाँ घूमती फिरती हैं। तो अवनी कहती है, माँ, पहनावा उनकी अपनी जरूरत भी है और पसंद भी, और दोनों का पेशा भी इसका एक बड़ा कारण है, लेकिन वो दोनों ही अपने परिवार के संस्कारों का पूरा ख्याल रखती हैं। तो मीना कहती है, मैं तेरी बात से सहमत नहीं हूँ। तो अवनी कहती है, माँ, आप कैसे भूल सकते हो, अपनी हर जरूरत के वक्त चौधरी परिवार अपने साथ खड़ा होता है और हर वर्ष कितनी धूमधाम से और कितने मन से गणेश उत्सव मनाते हैं। अपनी सोसाइटी के कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सबके साथ कितनी शालीनता से पेश आते हैं। और रिया आंटी कैसे सबकी मदद करती हैं, वे लोग बहुत ही भले लोग हैं। तो मीना कहती है, ये सब तो ठीक है, लेकिन फिर भी। तो अवनी कहती है, छोड़ो, जाने दो माँ, आपने अपने दिमाग में उन दोनों के बारे में जो धारणा बना ली है, अब मैं उसे बदल तो नहीं सकती ना। अवनी अपना डिनर खत्म कर अपने कमरे में चली गई और करीब 2-3 घंटे बाद अवनी ड्राइंग रूम में आई तो सोफे पर बैठे पापा और माँ दोनों टीवी देख रहे थे। अवनी भी कुछ देर वहीं बैठ गई। रोजाना के टीवी कार्यक्रमों के बीच अचानक लेडीज अंडरगारमेंट्स का वही विज्ञापन आ गया। शर्मा साहब ने पूरा विज्ञापन को गौर से देखा और बोले, बीजी ब्रांड वाले ने अच्छा विज्ञापन बनाया है,
साथ ही अपनी अंकिता भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही मेहनती और समझदार लड़की है। मैं तो इसको अपने घर की बहू बनाना चाहता था। तो अवनी कहती है, पापा अंकिता के बारे में तो आप माँ के ख्याल जानते ही हैं ना। तो राघव ने हल्के से मुस्कुराकर मीना की तरफ देखा और फिर टीवी देखने लगे। तो मीना कहती है, तुम बाप बेटी ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। तो अवनी कहती है, अंकिता से ज्यादा संस्कारी और समझदार बहू आपको कहीं नहीं मिलेगी। तो मीना कहती है, हाँ टीवी पर उसके संस्कार साफ नजर आ रहे हैं। और करीब 2 से 3 महीने बाद सुबह का वक्त था। अवनी अखबार पढ़ते पढ़ते नाश्ता भी कर रही थी कि तभी अचानक उसकी नजर एक खबर पर पड़ी। महाराष्ट्र सरकार रिया जी और अंकिता को संवेदनशीलता सम्मान से सम्मानित करेगी और इसी मुख्य पंक्ति के नीचे पूरा लेख छपा था। और करीब 1 महीने पहले की बात है। रिया जी और अंकिता दोनों को सुबह 4 बजे की फ्लाइट पकड़नी थी। सड़क पर रोशनी ज्यादा अच्छी नहीं थी और गाड़ी उनका ड्राइवर चला रहा था और अंधेरे में एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पार करने की चेष्टा कर रहा था। ड्राइवर ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, उसने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी गाड़ी उस व्यक्ति से टकरा गई, जिसके कारण टक्कर उस व्यक्ति का दाहिना पैर कुचल गया और उस वक्त माँ और बेटी ने उस व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया। दोनों ने अपने खर्चे पर और पूरी जिम्मेदारी से उसका इलाज करवाया और अभी भी जरूरत मुताबिक दोनों उस व्यक्ति की मदद करते रहते हैं। उस व्यक्ति को अस्पताल ले जाने और इलाज संबंधी बातचीत करने में उनकी फ्लाइट छूट गई, जिसकी वजह से उनको उस दिन और आगे होने वाले कार्यक्रमों पर भी बहुत बुरा असर पड़ा। परंतु इन सब की परवाह किए बिना एक अनजान इंसान के लिए उनकी संवेदना सम्मान के काबिल है। पूरा लेख पढ़ने के बाद अवनी ने माँ को बताया कि आज के अखबार में रिया आंटी और अंकिता के बारे में खबर छपी है, आप भी पढ़ लेना। और इतना कहकर वो अपने कॉलेज को निकल गई। उस दिन शाम को जब पूरा परिवार टीवी के सामने बैठे हुए थे तो रिया जी और अंकिता के संवेदनशीलता सम्मान की बात चल निकली। अवनी कहती है, पापा आपने पूरी खबर पढ़ी। तो राघव जी ने कहा, हाँ बेटा, बहुत कम लोग ही इतने संवेदनशील होते हैं। मैं तो बहुत पहले से ही जानता हूँ, मानता हूँ और कहता भी हूँ कि माँ बेटी ही नहीं बल्कि पूरा चौधरी परिवार ही बहुत अच्छे और भले लोग हैं, लेकिन तेरी माँ माने तब ना। और फिर हल्के से मुस्कुरा कर मीना की तरफ देखा तो मीना कहती है, अब तो मानना ही पड़ेगा, रिया जी और अंकिता ने सम्मान के काबिल काम किया है। तो अवनी कहती है, तो क्या अब आप अंकिता को अपनी बहू बनाने के लिए राजी हो। तो मीना कहती है, मैं मना करने वाली कौन होती हूँ। और इतना कहकर हल्का सा मुस्कुरा दी। तो अवनी खुश होकर कहती है, पापा अब तो आप तुरंत ही रमेश अंकल से बात कर लो, कौन जाने माँ का मन कब बदल जाए। और शायद ये शुभ संयोग था। और इन्हीं सब बातों के बीच राघव शर्मा जी के मोबाइल की घंटी बजी। दूसरी तरफ से रमेश चौधरी साहब बोल रहे थे। आम शिष्टाचार के बाद चौधरी साहब ने बताया कि वो अंकिता के संबंध के बारे में बात करना चाह रहे थे। 2-3 अच्छे प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन वो अभी भी शर्मा जी के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वो आज भी यही मानते हैं कि अविनाश और अंकिता की जोड़ी अच्छी जमेगी। दोनों बच्चे एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और हम दोनों के परिवार भी एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि इस प्रस्ताव के बारे में गंभीरता से विचार किया जाए। चौधरी साहब की बात सुनकर सर्वप्रथम शर्मा जी ने समय से जवाब नहीं देने के लिए माफी मांगी। साथ ही मीना से बात कर 15 मिनट में जवाब देने की इजाजत मांगी और इतना कहकर उन्होंने फोन काट दिया। फिर मीना और अवनी को सारी बात बताई। अंकिता से शादी के बारे में वो अविनाश और अवनी के विचार जानते थे, लेकिन मीना की तरफ से निश्चिंत नहीं थे। और बातों बातों में उन्होंने मीना को समझाया कि मौके बार बार दस्तक नहीं देते। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो ईश्वर ने हमें फिर एक बार मौका दिया है। और इतना कहकर उन्होंने मीना को प्रश्न भरी निगाहों से देखा और मीना की इच्छा जाने बिना वो कोई जवाब नहीं दे सकते थे। और अपने पति के मुंह से इतना सुनते ही मीना मुस्कुराई और फ्रिज से मिठाई का डब्बा निकाला और फिर राघव और अवनी को साथ चलने को कहा। और फिर बिना वक्त गवाए तीनों चौधरी साहब के घर पहुंच गए।
सब लोग घर पर ही थे और हमेशा की तरह राघव तो चौधरी साहब के सामने बैठे, लेकिन आज पहली बार रीना रिया जी के साथ बैठी। शिष्टाचार के बाद मीना ने रिया और चौधरी साहब से कहा, अगर आप दोनों आशीर्वाद दें तो अंकिता को अपनी बहू बनाकर हमें गर्व का अनुभव होगा। और फिर सभी लोग एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे और पास बैठी अंकिता मुस्कुरा रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हो सके तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।